में ये पुस्तक एक शक्तिशाली और परिवर्तनीय गाइड है जो हमें हमारी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की कला सिखाती है। डेविड हॉकिंस, जो चेतना और आत्म सहायता के क्षेत्र में अग्रणी हैं, ने इस पुस्तक में अपराध बोध, क्रोध, भय और चिंता जैसी भावनाओं को छोड़ने के व्यवहारिक और गहरे तकनीकों को साझा किया है। 22 अध्यायों के माध्यम से आप उन विधियों और सिद्धांतों का अन्वेषण करेंगे जो आपकी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने, आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा को विकसित करने और आपकी सच्ची आत्मा के साथ जुड़ने में सहायता करेंगे। इस आत्मा अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर डेविड हॉकिंस की शिक्षाओं के साथ चलें और अपने जीवन को अधिक सचेत और शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कुंजी खोजें। अध्याय 1, छोड़ने की तकनीक। पहले अध्याय में डेविड हॉकिंस छोड़ने की तकनीक पर विस्तृत चर्चा करते हैं। ये तकनीक स्वाभाविक और सरल है जिसे सभी लोग सीख सकते हैं। इसमें किसी भी भावना को बदलने, प्रतिरोध करने या उसे पकड़ने की कोशिश किए बिना उसे उपस्थित होने देना शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी भावना को पूरी तरह स्वीकार करना और उसे अपना कोर्स पूरा करने देना। ये स्वीकृति की प्रक्रिया भावनात्मक मुक्ति और समग्र कल्याण के लिए मौलिक है। भावना को छोड़ने के लिए हमें पहले उसे पहचानना होगा। ये भावना को पूरी तरह महसूस करना और उसे अपना रास्ता पूरा करने देना शामिल है। हमें उसे तर्कसंगत बनाने, दबाने या उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें भावना को वैसे ही महसूस करना चाहिए जैसी वह है। ये स्वीकृति की प्रक्रिया भावना को स्वयं ही घुलने मिलने देती है। छोड़ने का मतलब भावना का इनकार करना नहीं है, बल्कि उसे बिना प्रतिरोध के वहां रहने देना है। छोड़ने की तकनीक का अभ्यास करने से तनाव और चिंता कम हो जाती है। यह न केवल भावनात्मक उपचार को सुगम बनाता है, बल्कि शारीरिक उपचार को भी। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने से हम अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं, जिससे वह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके और हमारे समग्र कल्याण में सुधार हो सके। ऊर्जा का ये प्रवाह स्वस्थ मन और शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। छोड़ने की प्रक्रिया शुरू में कठिन हो सकती है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं का प्रतिरोध या नियंत्रण करने के आदी होते हैं। हालांकि अभ्यास के साथ यह अधिक आसान और स्वाभाविक हो जाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि छोड़ना हार मानने या निष्क्रिय होने का मतलब नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण में जो है उसे स्वीकार करने और अनुमति देने का है। छोड़ने का नियमित अभ्यास अधिक आंतरिक शांति और एक अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा ये समझना सहायक है कि नकारात्मक भावनाएं मानव अनुभव का हिस्सा हैं। यह उन्हें समाप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारे संबंध को बदलने के बारे में है। छोड़ना सीखकर हम भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं बिना उनके द्वारा अभिभूत हुए, जिससे हमें अधिक स्वतंत्र और प्रामाणिक रूप से जीने की अनुमति मिलती है। परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक विकास के लिए मौलिक है। छोड़ने की तकनीक का अभ्यास करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण भी सहायक होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। ये जागरूकता हमें हमारी भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करने की क्षमता देती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं किस प्रकार के पैटर्न का हिस्सा हैं और हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। अध्याय 2, मन। दूसरे अध्याय में हॉकिंस इस पर चर्चा करते हैं कि मन छोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे विचार और विश्वास तनाव और पीड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। मन के पास नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न बनाने और बनाए रखने की शक्ति होती है, लेकिन इसे छोड़ने की भी शक्ति होती है। ये समझना कि मन कैसे काम करता है और यह हमारे भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, छोड़ने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए हमें अपने विचारों की पहचान करना और उनका निरीक्षण करना सीखना चाहिए, बिना उनका न्याय किए या उनमें शामिल हुए। ये हमारे विचार पैटर्न और उनके भावनाओं पर प्रभाव को पहचानने में सहायता करता है। सचेत निरीक्षण हमें विचारों को वैसे ही देखने की अनुमति देता है जैसे वे हैं, बिना उनके द्वारा बह जाने के। यह अभ्यास हमारे ऊपर नकारात्मक विचारों की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए मौलिक है। सीमित करने वाले विश्वास वे आवर्ती विचार हैं जो हमें नकारात्मक पैटर्न में फंसा देते हैं। ये विश्वास हमारे बारे में, दूसरों के बारे में या सामान्य रूप से दुनिया के बारे में हो सकते हैं। इन विश्वासों की पहचान करके हम उन्हें छोड़ना शुरू कर सकते हैं और उनके ऊपर हमारे प्रभाव को मुक्त कर सकते हैं। इन विश्वासों को बदलना समय और प्रयास लेता है, लेकिन ये भावनात्मक मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मन का निरीक्षण करने के लिए एक प्रभावी तकनीक माइंडफुलनेस का अभ्यास है। इसका अर्थ है वर्तमान में उपस्थित और सचेत होना, बिना न्याय किए हमारे विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने विचारों को गुजरते हुए घटनाओं के रूप में देखने की अनुमति देता है, न कि पूर्ण सत्य के रूप में। यह अवलोकन हमें हमारे विचारों और भावनाओं पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया नहीं करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जिज्ञासा और स्वीकृति का रवैया विकसित करना महत्वपूर्ण है।
उन्हें दुश्मन के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें विकास और आत्मसमझ के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। ऐसा करने से हम उनके ऊपर शक्ति को कम कर सकते हैं और नए तरीकों से होने और कार्य करने के लिए खोल सकते हैं। मन के पैटर्न को बदलने के लिए एक और प्रभावी तकनीक संज्ञानात्मक पुनर्संरचना है। यह नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों में बदलने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, मैं कभी भी अच्छा नहीं हूँ सोचने के बजाय हम इसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यह पर्याप्त है में बदल सकते हैं। ये तकनीक हमारे परिप्रेक्ष्य को बदलने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में सहायता करती है। मन का निरीक्षण और नकारात्मक विचार पैटर्न को छोड़ने का अभ्यास हमारे समग्र कल्याण को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। इन तकनीकों के माध्यम से हम एक अधिक संतुलित और सकारात्मक मन विकसित कर सकते हैं, जो हमें भावनात्मक मुक्ति की ओर ले जाता है। ये परिवर्तन हमें एक पूर्ण और अधिक प्रामाणिक जीवन जीने की अनुमति देता है, जो हमें पीड़ा के चक्र से मुक्त करता है और शांति और खुशी की ओर ले जाता है। अध्याय 3, शरीर। तीसरे अध्याय में डेविड हॉकिंस हमारे भावनाओं और हमारे शारीरिक शरीर के बीच संबंध की जांच करते हैं। नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तनाव और शारीरिक बीमारियों का अक्सर हमारे अनसुलझे भावनाओं से संबंध होता है। भावनाएं और शरीर अंदरूनी रूप से जुड़े होते हैं। जब हम एक नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, डर से मांसपेशियों में तनाव हो सकता है, गुस्से से हृदय की धड़कन तेज हो सकती है और उदासी से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं संकेत हैं कि हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। इन भावनाओं को छोड़ने और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। इसमें किसी भी शारीरिक तनाव या असुविधा के प्रति सचेत होना और इसे हमारी भावनाओं से जोड़ना शामिल है। ऐसा करने से हम शारीरिक और भावनात्मक दोनों प्रकार की तनाव को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए एक उपयोगी तकनीक सचेत श्वास है। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करके और उसे धीमा और गहरा होने देकर हम अपने शरीर को आराम करने और संचित तनाव को छोड़ने में मदद कर सकते हैं। सचेत श्वास भी हमें अधिक उपस्थित और हमारे भावनाओं से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में सहायता करती है। इसके अलावा हमारे शरीर की देखभाल करने के लिए स्वस्थ आदतों को अपनाना महत्वपूर्ण है, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम। ये आदतें न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि हमें हमारे भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करती हैं। एक स्वस्थ शरीर तनाव और नकारात्मक भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होता है। अध्याय 4, मन और शरीर। चौथे अध्याय में हॉकिंस मन और शरीर के बीच संबंध को गहराई से जांचते हैं और यह संबंध हमारे समग्र कल्याण को कैसे प्रभावित करता है। मन और शरीर अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि जटिल और गतिशील रूप से जुड़े होते हैं। विचार और भावनाएं शरीर को प्रभावित करती हैं और शरीर की स्थिति हमारे मन और भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। मन शरीर का संबंध स्पष्ट है कि हमारे भावनाएं शारीरिक रूप से कैसे प्रकट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, क्रोनिक तनाव से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन विकार हो सकते हैं। इसी तरह सकारात्मक अनुभव और खुश भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती हैं। नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से छोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों मन और शरीर को संबोधित करें। इसका मतलब है कि हमारे सीमित विश्वासों और विचारों के पैटर्न पर काम करना, साथ ही साथ स्वस्थ प्रथाओं के माध्यम से हमारे शरीर की देखभाल करना। इन दोनों क्षेत्रों का एकीकरण हमें अधिक पूर्ण और स्थायी भावनात्मक मुक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है। ध्यान का अभ्यास मन और शरीर को जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान हमारे मन को शांत करने, तनाव को कम करने और हमारे भावनाओं और शरीर के बीच संबंधों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना न्याय के देखना सीख सकते हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से घुलने मिलने दे सकते हैं। इसके अलावा योग और ताई ची जैसी गतिविधियां शारीरिक आंदोलन को माइंडफुलनेस के साथ जोड़ती हैं, जिससे भावनात्मक और शारीरिक तनाव दोनों को छोड़ने में मदद मिलती है। ये प्रथाएं मन और शरीर के बीच एक स्वस्थ संतुलन को बढ़ावा देती हैं, जिससे अधिक सामंजस्य और कल्याण मिलता है। मन और शरीर के बीच संबंध हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक है। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और हमारे मन और शरीर की देखभाल करके हम एक पूर्ण और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह एकीकरण हमें जीवन की चुनौतियों का अधिक स्थिरता के साथ सामना करने और एक गहरी शांति और खुशी प्राप्त करने की अनुमति देता है। अध्याय 5, रिश्ते। 5वें अध्याय में डेविड हॉकिंस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्तों पर नकारात्मक भावनाओं का क्या असर होता है। रिश्ते, चाहे वे पारिवारिक हों, मित्रता या रोमांटिक, मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अक्सर भावनात्मक तनाव और संघर्ष का मुख्य स्रोत होते हैं।
नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, दोष, द्वेष और ईर्ष्या हमारे रिश्तों को खराब कर सकती हैं यदि सही तरीके से प्रबंधित नहीं की जाती। ये भावनाएं न केवल हमारे कल्याण को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे इंटरैक्शन की गुणवत्ता को भी। रिश्तों को सुधारने और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना सीखना। रिश्तों में नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए खुली और ईमानदार संचार का अभ्यास करना आवश्यक है। इसमें हमारे भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना शामिल है, बिना दोषारोपण या आक्रमण किए। सक्रिय सुनवाई भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। क्षमा करना भी एक शक्तिशाली उपकरण है रिश्तों में नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए। क्षमा करने का मतलब अन्य व्यक्ति के व्यवहार को उचित ठहराना या भूलना नहीं है, बल्कि खुद को द्वेष और क्रोध के बोझ से मुक्त करना है। क्षमा का अभ्यास करके हम अपनी भावनात्मक घावों को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ और संतुलित रिश्तों के लिए खुद को खोल सकते हैं। इसके अलावा रिश्तों में स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। सीमाएं हमारी भावनात्मक भलाई की रक्षा करती हैं और द्वेष और अधिभार को रोकती हैं। अपने सीमाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करके और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करके हम अधिक संतुलित और सम्मानजनक रिश्ते बनाए रख सकते हैं। अध्याय 6 कार्य। छठे अध्याय में हॉकिंस हमारे भावनाओं और कार्य वातावरण के बीच संबंध की जांच करते हैं। काम कई लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अक्सर भावनात्मक तनाव और दबाव का एक स्रोत होता है। काम पर नकारात्मक भावनाएं हमारे प्रदर्शन, नौकरी संतुष्टि और सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। काम से संबंधित तनाव कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे चिंता, निराशा, क्रोध और थकान। इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम तनाव के स्रोतों की पहचान करें और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करें। इसमें कार्य वातावरण में परिवर्तन, तनाव प्रबंधन कौशल में सुधार या पेशेवर समर्थन प्राप्त करना शामिल हो सकता है। काम से संबंधित तनाव को छोड़ने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास एक उपयोगी तकनीक है। वर्तमान में उपस्थित और सचेत रहकर हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम कर सकते हैं और तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है और नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत होने से बचाती है। कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना भी काम से संबंधित नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने से हमें अपनी जीवन के अन्य क्षेत्रों में समय और ऊर्जा समर्पित करने की अनुमति मिलती है, जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इसमें मनोरंजक गतिविधियां, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और आत्म देखभाल शामिल है। इसके अलावा हमारे कार्य में अर्थ और उद्देश्य खोजना महत्वपूर्ण है। जब हमें लगता है कि हमारा काम एक उद्देश्य रखता है और किसी बड़ी चीज में योगदान देता है, तो हमें संतोष और प्रेरणा का अनुभव होता है और नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत होने की संभावना कम होती है। अंत में कार्यस्थल में प्रभावी संचार और सहयोग कौशल विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। टीम वर्क और सहयोगियों का समर्थन करके हम एक अधिक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण बना सकते हैं। ये दृष्टिकोण और तकनीकें हमें कार्यस्थल में नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन और उन्हें छोड़ने की अनुमति देती हैं, जिससे हमारे नौकरी संतुष्टि और समग्र कल्याण में सुधार होता है। अध्याय 7 जीवन की घटनाएं। 7वें अध्याय में डेविड हॉकिंस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन की घटनाएं हमारे जीवन में कई प्रकार की भावनाओं को कैसे उत्पन्न कर सकती हैं। अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण घटनाएं जैसे प्रियजन की मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारियां और अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भावनात्मक तनाव का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। जीवन की घटनाएं अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और जिस प्रकार हम इन पर प्रतिक्रिया करते हैं वह हमारे भावनात्मक कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इन घटनाओं से संबंधित नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करें और बिना निर्णय के अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानें। रेडिकल स्वीकृति एक तकनीक है जिसमें पूरी तरह से यह स्वीकार करना शामिल है कि जो हो रहा है उसे बिना बदलने या प्रतिरोध करने की कोशिश के स्वीकार करना। ये स्वीकृति हमें प्रतिरोध और अतिरिक्त पीड़ा को छोड़ने की अनुमति देती है, जो अपरिहार्य के खिलाफ लड़ाई से उत्पन्न होती है। वास्तविकता को स्वीकार करके हम शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। एक और उपयोगी तकनीक वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। अक्सर हमारी नकारात्मक भावनाएं अतीत या भविष्य के बारे में विचारों से उत्पन्न होती हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास विशेष रूप से हमें वर्तमान में टिके रहने में मदद करने के लिए सहायक है। इसके अलावा भावनात्मक सहनशीलता को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है, जो कि चुनौतियों से उबरने और परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता है। सहनशीलता को आत्म देखभाल, सामाजिक समर्थन और विकास की मानसिकता जैसे अभ्यासों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है।
ये अभ्यास हमें जीवन की घटनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने में मदद करते हैं। जीवन की घटनाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने से भी हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसे संकट के समय में एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश करना, विकास और सीखने के अवसर के रूप में हमारी मानसिकता को सकारात्मक बना सकता है। इसके अलावा आत्म करुणा का अभ्यास करना और खुद को कठिन समय के दौरान सहानुभूति देना हमें अधिक मजबूत और लचीला बनने में मदद कर सकता है। अध्याय 8, मन के पैटर्न। 8वें अध्याय में हॉकिंस विचार पैटर्न की गहराई में जाते हैं और यह समझाते हैं कि ये हमारे भावनाओं और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। मानव मन अक्सर दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न का निर्माण करता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। ये पैटर्न समय के साथ विकसित होते हैं और बिना सचेत जागरूकता और प्रयास के बदलना मुश्किल हो सकते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न जैसे आत्म आलोचना, निराशावाद और रूमिनेशन हमें नकारात्मक भावनाओं के चक्र में फंसा सकते हैं। इन पैटर्न को छोड़ने के लिए हमें पहले उनकी पहचान करनी होगी और यह समझना होगा कि वे हमारे भावनाओं और क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। आत्मनिरीक्षण इस प्रक्रिया में एक प्रमुख उपकरण है, जो हमें हमारे विचारों को बिना न्याय किए देखने की अनुमति देता है। नकारात्मक विचार पैटर्न को तोड़ने के लिए एक प्रभावी तकनीक संज्ञानात्मक पुनर्संरचना है। इसमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए, मैं कभी भी अच्छा नहीं हूँ सोचने के बजाय हम इसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यह पर्याप्त है में बदल सकते हैं। ये तकनीक हमारे परिप्रेक्ष्य को बदलने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में सहायता करती है। नियमित ध्यान अभ्यास भी नकारात्मक विचार पैटर्न का निरीक्षण और छोड़ने के लिए सहायक हो सकता है। ध्यान हमें उपस्थित और हमारे विचारों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। समय के साथ ये हमें नकारात्मक विचारों को छोड़ने और उन्हें हमारे मन और भावनाओं पर हावी होने से रोकने में सहायता करता है। इसके अलावा आभार और सराहना का दृष्टिकोण विकसित करना भी लाभदायक हो सकता है। हमारे जीवन में जो अच्छा है और जिसके लिए हम आभारी हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके हम नकारात्मक विचार पैटर्न का मुकाबला कर सकते हैं और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। दैनिक आभार अभ्यास हमारे मानसिकता को बदल सकता है और हमारे भावनात्मक कल्याण में सुधार कर सकता है। हमारे विचार पैटर्न को समझकर और उन पर काम करके हम नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और एक अधिक संतुलित और सकारात्मक मन विकसित कर सकते हैं। ये परिवर्तन हमें एक पूर्ण और अधिक प्रामाणिक जीवन जीने की अनुमति देता है, जो हमें पीड़ा के चक्र से मुक्त करता है और शांति और खुशी की ओर ले जाता है। माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं के बीच के संबंध को गहराई से समझ सकते हैं। ये समझ हमें अधिक सचेत और जानबूझकर जीवन जीने में मदद करती है, जो अंततः हमारे समग्र भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है। अध्याय 9, अवसाद। 9वें अध्याय में डेविड हॉकिंस अवसाद की जांच करते हैं और यह समझाते हैं कि यह गहरी और अक्सर दुर्बल करने वाली भावना कैसे संबोधित की जा सकती है और इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अवसाद कई कारकों से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें आघातकारी अनुभव, रासायनिक असंतुलन और नकारात्मक विचार पैटर्न शामिल हैं। अवसाद की जड़ों को समझना इसे छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अवसाद विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे लगातार उदासी का अनुभव करना या पहले जो गतिविधियां सुखद थीं उनमें रुचि खो देना। हॉकिंस बताते हैं कि हालांकि अवसाद भारी लग सकता है, इसके साथ काम करना और इसके प्रभाव को कम करना संभव है। अवसाद को छोड़ने का पहला कदम इसे बिना न्याय के स्वीकारना और पहचानना है। ये स्वीकृति उपचार के लिए दरवाजा खोलती है, क्योंकि यह हमें करुणा के साथ अवसाद का सामना करने की अनुमति देती है। अवसाद का प्रतिरोध करना इसके प्रभाव को बढ़ा सकता है, जबकि स्वीकृति हमें भावनात्मक ऊर्जा को छोड़ने देती है। हॉकिंस का सुझाव है कि हमें उन विचार पैटर्न की पहचान करनी चाहिए और उन्हें बदलना चाहिए जो अवसाद में योगदान देते हैं। रूमिनेशन या बार बार एक ही नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना हमें अवसाद के चक्र में फंसा सकता है। इन विचारों को चुनौती देना और उन्हें अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलना भावनात्मक मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक समर्थन भी अवसाद को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, परिवार या एक थेरेपिस्ट से बात करना बाहरी दृष्टिकोण और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है। दूसरों के साथ जुड़ना हमें याद दिलाता है कि हम अपनी संघर्षों में अकेले नहीं हैं और यह आशा और प्रोत्साहन का स्रोत हो सकता है। अध्याय 10, चिंता। 10वें अध्याय में हॉकिंस चिंता पर चर्चा करते हैं, जो अवसाद की तरह ही दुर्बल करने वाली भावना हो सकती है। चिंता का विशेषता यह है कि यह भविष्य के बारे में लगातार चिंता और भय को उत्पन्न करती है और यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में प्रकट हो सकती है। चिंता को समझना और इसे छोड़ना एक अधिक शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। चिंता अक्सर नकारात्मक घटनाओं की पूर्वानुमान या अज्ञात का भय से उत्पन्न होती है।
हॉकिंस बताते हैं कि हमारा मन भविष्य की परिदृश्यों को प्रोजेक्ट करने और संभावित खतरों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे निरंतर अलार्म और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। चिंता को छोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन पूर्वानुमानात्मक विचार पैटर्न के साथ काम करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास चिंता का प्रबंधन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। वर्तमान में उपस्थित और सचेत रहकर हम अपने मन की प्रवृत्ति को भविष्य के बारे में चिंता करने से कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें हमारे विचारों और संवेदनाओं को बिना न्याय के देखना सिखाती है, जिससे चिंता की तीव्रता कम हो जाती है। चिंता को छोड़ने के लिए सचेत श्वास का अभ्यास भी एक प्रभावी तकनीक है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी श्वास तेजी से और सतही हो जाती है, जिससे चिंता की भावना बढ़ सकती है। धीमी और गहरी श्वास का अभ्यास करने से हम अपने तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं और अलार्म की भावना को कम कर सकते हैं। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि चिंता के विशिष्ट स्रोतों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। ये समझना कि हमें क्या चिंता है, हमें इन चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति देता है। इसमें व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, तनावपूर्ण स्थितियों को बदलना या खतरों की हमारी धारणा को संशोधित करना शामिल हो सकता है। आत्म देखभाल भी चिंता का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जैसी गतिविधियां हमारे तनाव को संभालने और चिंता को कम करने की हमारी क्षमता को सुधारती हैं। हमारे शरीर और मन की देखभाल करने से हमें भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार मिलता है। संक्षेप में, अवसाद और चिंता दोनों जटिल भावनाएं हैं जिन्हें छोड़ने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। स्वीकृति, संज्ञानात्मक पुनर्संरचना, सामाजिक समर्थन, माइंडफुलनेस, सचेत श्वास और आत्म देखभाल के माध्यम से हम इन भावनाओं को छोड़ सकते हैं और एक पूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अध्याय 11, अपराध बोध। 11वें अध्याय में डेविड हॉकिंस अपराध बोध के भावना की गहराई में जाते हैं और यह समझाते हैं कि यह हमारे जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। अपराध बोध तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है या किसी तरह से असफल हुए हैं। ये पिछले कार्यों, विचारों या यहाँ तक कि इरादों से जुड़ी हो सकती है जिन्हें हम गलत मानते हैं। अपराध बोध को समझना और इसे छोड़ना हमारे भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अपराध बोध छोटे स्तर पर सहायक हो सकती है क्योंकि यह हमें संकेत देती है कि हमारे कार्य हमारे मूल्यों के खिलाफ गए हैं या हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जब अपराध बोध एक लगातार भावना बन जाती है तो ये दुर्बल करने वाली और आत्मनाशक हो सकती है। हॉकिंस सुझाव देते हैं कि अपराध बोध को छोड़ने के लिए हमें पहले इसे बिना कठोर आत्मन्याय के स्वीकारना चाहिए और अपने कार्यों को पहचानना चाहिए। स्वीकृति मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ अपराध बोध और विषाक्त अपराध बोध के बीच अंतर करें। स्वस्थ अपराध बोध हमें सकारात्मक परिवर्तन करने और हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत विषाक्त अपराध बोध हमें स्थिर करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। विषाक्त अपराध बोध को छोड़ने के लिए हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए। आत्म क्षमा का मतलब अपनी खामियों को पहचानना और स्वीकार करना है कि सभी लोग गलतियां करते हैं। अपराध बोध को छोड़ने के लिए एक उपयोगी तकनीक संज्ञानात्मक पुनर्संरचना है। ये प्रक्रिया हमारे नकारात्मक विचारों को यथार्थवादी और करुणामय विचारों में बदलने का है। उदाहरण के लिए, मैं बुरा व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने वह गलती की, सोचने के बजाय हम सोच सकते हैं, मैंने गलती की लेकिन मैं उससे सीख रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ। ये तकनीक हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करती है। सामाजिक समर्थन भी अपराध बोध को छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, परिवार या एक चिकित्सक से बात करना बाहरी दृष्टिकोण और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है। दूसरों के साथ जुड़ना हमें हमारे कार्यों को एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है और आत्म स्वीकृति और क्षमा के प्रक्रिया को आसान बनाता है। अध्याय 12, भय। 12वें अध्याय में हॉकिंस भय की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि यदि इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो ये हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती है। भय एक स्वाभाविक भावना है जिसका उद्देश्य हमें खतरे से बचाना होता है। हालांकि जब भय अत्यधिक या तर्कहीन हो जाता है तो ये हमारे संभावनाओं और कल्याण को सीमित कर सकता है। भय कई प्रकार से प्रकट हो सकता है, जैसे ऊंचाई का डर, जानवरों का डर, असफलता का डर या अस्वीकृति का डर। हॉकिंस बताते हैं कि भय को छोड़ने के लिए हमें इसका सामना करना और इसके उत्पत्ति के कारणों को समझना आवश्यक है। इसमें हमारे आधारभूत विश्वासों और पिछले अनुभवों की जांच शामिल है जिन्होंने हमारे भय में योगदान दिया है। भय को छोड़ने के लिए एक उपयोगी तकनीक क्रमिक सामना है। इसमें हमारे भय का सामना एक क्रमिक और नियंत्रित तरीके से करना शामिल है। धीरे धीरे अपने आप को उन चीजों के संपर्क में लाकर जो हमें डराती हैं, हम अपने आप को संवेदनशील बना सकते हैं और भय की तीव्रता को कम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया धैर्य और दृढ़ता की मांग करती है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावी हो सकती है। सचेत श्वास अभ्यास भी भय का प्रबंधन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
जब हम डरते हैं तो हमारी श्वास तेजी से और उथली हो जाती है, जो भय की भावना को बढ़ा सकती है। धीमी और गहरी श्वास का अभ्यास करने से हम अपने तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं और अलार्म की भावना को कम कर सकते हैं। हॉकिंस ये भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने भय के विशिष्ट स्रोतों की पहचान करनी चाहिए। ये समझना कि हमें क्या डराता है, हमें इन चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति देता है। इसमें व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, तनावपूर्ण स्थितियों को बदलना या खतरों की हमारी धारणा को संशोधित करना शामिल हो सकता है। सामाजिक समर्थन भी भय को छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, परिवार या एक चिकित्सक से बात करना बाहरी समर्थन और आश्वासन प्रदान कर सकता है। दूसरों के साथ जुड़ना हमें हमारे भय का सामना करने और उन्हें छोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक समर्थन और वैधता प्रदान कर सकता है। अंत में, भय को छोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। भय को दुश्मन के रूप में देखने के बजाय हम इसे विकास और आत्म समझ के अवसर के रूप में देख सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण को बदलने से हम भय पर उसका प्रभाव कम कर सकते हैं और अधिक भावनात्मक सहनशीलता विकसित कर सकते हैं। अपराध बोध और भय दोनों ही गहरी भावनाएं हैं जिन्हें छोड़ने के लिए एक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इन तकनीकों और दृष्टिकोणों के माध्यम से हम भावनात्मक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13, इच्छा। 13वें अध्याय में डेविड हॉकिंस इच्छा की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि यह शक्तिशाली भावना हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से कैसे प्रभावित कर सकती है। इच्छा एक स्वाभाविक प्रेरणा है जो हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि जब यह अत्यधिक हो जाती है या अधूरी रहती है तो ये पीड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। इच्छा कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे भौतिक वस्त्रों की लालसा, भावनात्मक तृष्णा और आध्यात्मिक आकांक्षाएं। हॉकिंस बताते हैं कि जबकि इच्छाओं का होना स्वाभाविक है, यह महत्वपूर्ण है कि हम पहचानें कि वे कैसे जुनून बन सकती हैं जो हमें शांति और संतोष से दूर करती हैं। अधूरी इच्छाओं से चिपके रहने से निराशा, चिंता और असंतोष उत्पन्न हो सकते हैं। अत्यधिक इच्छा को छोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम वैराग्य का अभ्यास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें, बल्कि यह कि हम उन्हें हमारे भावनाओं और खुशियों पर हावी न होने दें। वैराग्य का अभ्यास करने का मतलब है कि हम अनुभवों और उपलब्धियों का आनंद लें बिना उन्हें हमारे संतोष का एकमात्र स्रोत बनाए। इच्छा को प्रबंधित करने के लिए आभार का अभ्यास एक उपयोगी तकनीक है। हमारे पास जो कुछ भी है और उसकी पूरी तरह से सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक प्राप्त करने की अत्यावश्यकता को कम कर सकते हैं और वर्तमान में संतोष पा सकते हैं। आभार हमारे दृष्टिकोण को कमी से अधिकता की ओर स्थानांतरित करने में मदद करता है, जिससे अधूरी इच्छाओं की शक्ति घटती है। हॉकिंस ये भी सुझाव देते हैं कि यथार्थवादी और प्रबंधनीय लक्ष्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ऐसे लक्ष्य स्थापित करके जो प्राप्त करने योग्य हों, हम अपनी इच्छाओं को रचनात्मक रूप से संतुष्ट कर सकते हैं और उन अवास्तविक अपेक्षाओं से बच सकते हैं जो निराशा उत्पन्न कर सकती हैं। महत्वाकांक्षा और हमारी सीमाओं की स्वीकृति के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अध्याय 14, क्रोध। 14वें अध्याय में हॉकिंस क्रोध पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक शक्तिशाली भावना जो सही तरीके से प्रबंधित नहीं की जाने पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। क्रोध उत्पन्न होता है जब हम किसी खतरे, अन्याय या निराशा को महसूस करते हैं और यह आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में प्रकट हो सकता है। हमारे भावनात्मक कल्याण और संबंधों के लिए क्रोध को समझना और इसे छोड़ना महत्वपूर्ण है। हालांकि क्रोध स्वाभाविक है, यह एक प्रमुख भावना बन सकता है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे इंटरैक्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हॉकिंस ये बताते हैं कि क्रोध न केवल हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसके शारीरिक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाना। क्रोध को छोड़ने के लिए सबसे पहले इसे पहचानना और स्वीकारना महत्वपूर्ण है, बिना खुद को जज किए। स्वीकृति हमें क्रोध का सामना रचनात्मक रूप से करने की अनुमति देती है, न कि उसे दबाने या बढ़ाने की। एक बार जब हम क्रोध को स्वीकार कर लेते हैं तो हम इसके मूल कारणों की जांच कर सकते हैं और उन्हें हल करने का काम कर सकते हैं। क्रोध का प्रबंधन करने के लिए एक प्रभावी तकनीक गहरी और सचेत श्वास का अभ्यास है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम एक पल के लिए गहरी श्वास ले सकते हैं और हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं। यह विराम हमें अधिक तर्कसंगत और कम प्रतिक्रियात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। हॉकिंस ये भी सुझाव देते हैं कि आत्म क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है क्रोध को छोड़ने के लिए। आत्म क्षमा न केवल अन्य लोगों के व्यवहार को माफ करना है, बल्कि खुद को क्रोध और द्वेष से मुक्त करना है। क्षमा का अभ्यास करके हम अपनी भावनात्मक घावों को ठीक कर सकते हैं और अधिक आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम संचित ऊर्जा को छोड़ने के स्वस्थ तरीकों को खोजें। शारीरिक गतिविधियां जैसे व्यायाम और रचनात्मक आउटलेट्स जैसे कला या लेखन क्रोध को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।
इन तकनीकों और दृष्टिकोणों के माध्यम से हम क्रोध और इच्छा को छोड़ना सीख सकते हैं, उनके नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं और एक अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये परिवर्तन हमें भावनात्मक रूप से मुक्त करने और एक अधिक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 15 अभिमान। 15वें अध्याय में डेविड हॉकिंस अभिमान की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। अभिमान हमें उपलब्धियों और आत्म प्रशंसा का एहसास करा सकता है, लेकिन यह अहंकार और व्यक्तिगत विकास में बाधा भी बन सकता है। अभिमान को समझना और इसे छोड़ना हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अभिमान कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे स्वस्थ आत्मसम्मान से लेकर अहंकार तक। हॉकिंस बताते हैं कि जबकि स्वस्थ आत्मसम्मान हमें हमारी क्षमताओं और उपलब्धियों को पहचानने और मूल्य देने की अनुमति देता है, अत्यधिक अभिमान हमें अहंकारी बना सकता है और निरंतर बाहरी मान्यता की आवश्यकता पैदा कर सकता है। ये प्रकार का अभिमान हमें दूसरों से अलग कर देता है और हमें प्रामाणिक और विनम्र होने से रोकता है। अभिमान को छोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम विनम्रता का अभ्यास करें। विनम्रता का मतलब खुद को कमतर समझना नहीं है, बल्कि हमारी सीमाओं को पहचानना और दूसरों से सीखने के लिए खुला रहना है। विनम्रता हमें एक बड़े पूरे का हिस्सा देखने की अनुमति देती है और दूसरों की योगदान और दृष्टिकोण की सराहना करने की क्षमता देती है। अभिमान को छोड़ने के लिए आभार का अभ्यास एक प्रभावी तकनीक हो सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, उसकी सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करके हम निरंतर अपने मूल्य को मान्य करने की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। आभार हमें दूसरों के साथ जुड़ने और पहचानने में मदद करता है कि हमारे उपलब्धियां सहयोग और पारस्परिक समर्थन का परिणाम हैं। हॉकिंस ये भी सुझाव देते हैं कि आत्म करुणा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आत्म करुणा का मतलब है खुद को उसी दया और समझ के साथ पेश आना जो हम दूसरों को देते हैं। आत्म करुणा हमें पूर्णता की आवश्यकता को छोड़ने और हमारी खामियों को विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देती है। अध्याय 16 साहस। 16वें अध्याय में हॉकिंस साहस के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि यह भावना नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और एक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साहस वह क्षमता है जो हमें डर, प्रतिकूलता और अनिश्चितता का सामना करने के लिए संकल्प और आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करती है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें सीमाओं को पार करने और विकास और कल्याण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की क्षमता है। हॉकिंस बताते हैं कि साहस व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें नकारात्मक भावनाओं का सामना करने और उन्हें छोड़ने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। मजबूत इच्छा शक्ति के बिना हमारे विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलना और भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होना मुश्किल होता है। साहस को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करें। ये परिभाषित करके कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी ऊर्जा और प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। लक्ष्य स्थापित करना भी हमें दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है, जो हमें प्रेरित और प्रतिबद्ध रखने में मदद करता है। एक और तकनीक जो साहस को विकसित करने में मदद कर सकती है, वो है आत्मा अनुशासन का अभ्यास। आत्मा अनुशासन का मतलब है वो करना जो हमें पता है कि आवश्यक है, भले ही हमारा मन न करे। इसमें स्वस्थ आदतों का पालन करना, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय का सही प्रबंधन शामिल है। आत्मा अनुशासन हमें सफलता और कल्याण के लिए एक मजबूत आधार बनाने की अनुमति देता है। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि सकारात्मक विजुअलाइजेशन महत्वपूर्ण है। हमारी सफलताओं और लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना करना हमारी दृढ़ता को मजबूत करता है और हमें हमारे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन हमें साहस और सफलता के साथ कार्य करते हुए देखने की अनुमति देता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और प्रेरणा मजबूत होती है। सामाजिक समर्थन भी साहस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। उन लोगों के साथ रहना जो हमें समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं, एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों, परिवार और मार्गदर्शकों का समर्थन हमें धैर्य और चुनौतियों का सामना करने की भावनात्मक शक्ति देता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें कि साहस एक कौशल है जो अभ्यास से विकसित होता है। जितना अधिक हम अपने डर का सामना करते हैं और बहादुरी से कार्य करते हैं, उतना ही हमारा साहस मजबूत होता है। साहस हमें हमारे जीवन को नियंत्रित करने और हमारे सच्चे संभावित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बदलाव करने की अनुमति देता है। अध्याय 17 स्वीकृति। 17वें अध्याय में डेविड हॉकिंस स्वीकृति की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि यह नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए कितनी शक्तिशाली हो सकती है। स्वीकृति का मतलब है कि हम वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करते हैं, बिना इसे बदलने या इसका प्रतिरोध करने की कोशिश किए। यह मानसिक अवस्था हमें प्रतिरोध से उत्पन्न अतिरिक्त पीड़ा को छोड़ने की अनुमति देती है और हमें वर्तमान में अधिक शांति और स्पष्टता के साथ जीने में मदद करती है।
स्वीकृति का मतलब हार मानना या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय दृष्टिकोण है जो हमें हमारे अनुभवों, भावनाओं और परिस्थितियों को पहचानने और स्वीकारने की अनुमति देता है। हॉकिंस बताते हैं कि हमारे अनुभवों, भावनाओं और परिस्थितियों को स्वीकार करके हम अवरुद्ध भावनात्मक ऊर्जा को छोड़ सकते हैं और अधिक स्वतंत्रता और शांति पा सकते हैं। स्वीकृति हमें चीजों को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देखने और नकारात्मक भावनाओं की शक्ति को कम करने की अनुमति देती है। स्वीकृति को विकसित करने के लिए आत्मनिरीक्षण और माइंडफुलनेस का अभ्यास महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण हमें हमारी भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहने में मदद करता है और माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में उपस्थित और सचेत रहने का प्रशिक्षण देता है, बिना न्याय के जो हो रहा है उसे स्वीकारने के साथ। ये अभ्यास हमें प्रतिरोध को छोड़ने और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकारने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा हॉकिंस सुझाव देते हैं कि स्वीकृति को क्षमा के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है, चाहे वो स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति। क्षमा हमें क्रोध और कड़वाहट से मुक्त करती है, जिससे हमें हमारी और दूसरों की खामियों को स्वीकारने की अनुमति मिलती है। क्षमा का अभ्यास नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और अधिक आंतरिक शांति पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। स्वीकृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू हमारी सीमाओं और बाहरी परिस्थितियों की सीमाओं को पहचानना है। ये स्वीकार करके कि हम हमेशा सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, हम नियंत्रण की आवश्यकता से उत्पन्न चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं। ये पहचान हमें चीजों को बदलने की आवश्यकता को छोड़ने और जीवन को उसी रूप में स्वीकारने की अनुमति देती है, उसकी उतार चढ़ाव और चुनौतियों के साथ। अध्याय 18 इच्छा। 18वें अध्याय में हॉकिंस इच्छा की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि यह हमारे जीवन में एक परिवर्तनकारी शक्ति कैसे हो सकती है। इच्छा का मतलब है कि हम सचेत निर्णय लेने और हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं और कठिनाइयां हों। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें सीमाओं को पार करने और विकास और कल्याण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा हमें हमारे लक्ष्यों में केंद्रित और दृढ़ रहने की अनुमति देती है, भले ही हम चुनौतियों का सामना करें। हॉकिंस बताते हैं कि इच्छा नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें हमारे विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा देती है। मजबूत इच्छा शक्ति के बिना हमारे लिए आवश्यक परिवर्तन करना और भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होना मुश्किल होता है। इच्छा को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ये परिभाषित करके कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम हमारी ऊर्जा और प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। लक्ष्य स्थापित करना भी हमें दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है, जो हमें प्रेरित और प्रतिबद्ध रखने में मदद करता है। एक और तकनीक जो इच्छा को विकसित करने में मदद कर सकती है, वो है आत्मा अनुशासन का अभ्यास। आत्मा अनुशासन का मतलब है वो करना जो हमें पता है कि आवश्यक है, भले ही हमारा मन न करे। इसमें स्वस्थ आदतों का पालन करना, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय का सही प्रबंधन शामिल है। आत्मा अनुशासन हमें सफलता और कल्याण के लिए एक मजबूत आधार बनाने की अनुमति देता है। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि सकारात्मक विजुअलाइजेशन महत्वपूर्ण है। हमारी सफलताओं और लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना करना हमारी दृढ़ता को मजबूत करता है और हमें हमारे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन हमें साहस और सफलता के साथ कार्य करते हुए देखने की अनुमति देता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और प्रेरणा मजबूत होती है। सामाजिक समर्थन भी इच्छा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। उन लोगों के साथ रहना जो हमें समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं, एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों, परिवार और मार्गदर्शकों का समर्थन हमें धैर्य और चुनौतियों का सामना करने की भावनात्मक शक्ति देता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें कि इच्छा एक कौशल है जो अभ्यास से विकसित होता है। जितना अधिक हम अपने डर का सामना करते हैं और दृढ़ता से कार्य करते हैं, उतना ही हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इच्छा हमें हमारे जीवन को नियंत्रित करने और हमारे सच्चे संभावित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की अनुमति देती है। अध्याय 19 शांति। 19वें अध्याय में डेविड हॉकिंस शांति की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। शांति एक ऐसी अवस्था है जहां हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं, जो नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकारने से उत्पन्न होती है। शांति की अवस्था में जीने से हमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और गहरे संतोष का अनुभव होता है। शांति केवल संघर्ष या तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक भाव है जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होता है। हॉकिंस सुझाव देते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वीकृति और वैराग्य का अभ्यास करें। स्वीकृति हमें वास्तविकता के खिलाफ लड़ाई छोड़ने की अनुमति देती है, जबकि वैराग्य हमें नियंत्रण और स्वामित्व की आवश्यकता को छोड़ने में मदद करता है। शांति को विकसित करने के लिए दैनिक अभ्यासों को अपनाना महत्वपूर्ण है जो हमें केंद्रित और शांत बनाए रखते हैं।
ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें मन को शांत करने, तनाव को कम करने और हमारी आंतरिक भावना के साथ जुड़ने में मदद करता है। प्रत्येक दिन ध्यान के लिए समय निकालना हमें अराजकता के बीच भी शांति पाने में सहायता करता है। एक और उपयोगी तकनीक आभार का अभ्यास है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है और जिसके लिए हम आभारी हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके हम हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति की भावना को विकसित कर सकते हैं। आभार हमें हमारे जीवन में अतिरेक को देखने में मदद करता है और चिंताओं और परेशानियों को छोड़ने में सहायता करता है। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि सहानुभूति और क्षमा का अभ्यास शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सहानुभूति हमें दूसरों और खुद के साथ एक गहरे और प्रेमपूर्ण तरीके से जुड़ने की अनुमति देती है। क्षमा, चाहे वो स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति, हमें द्वेष और क्रोध से मुक्त करती है, जिससे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। अध्याय 20 ज्ञानोदय। अंतिम अध्याय में हॉकिंस ज्ञानोदय की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एक उच्चतर चेतना और ब्रह्मांड के साथ एकता की अवस्था है। ज्ञानोदय नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और अहंकार को पार करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस अवस्था में हम अस्तित्व के स्रोत के साथ एक गहरे और सीधे संबंध का अनुभव करते हैं और हम शांति और सद्भावना के साथ होते हैं। ज्ञानोदय अचानक प्राप्त होने वाला लक्ष्य नहीं है, बल्कि जागृति और चेतना के विस्तार की एक क्रमिक प्रक्रिया है। हॉकिंस सुझाव देते हैं कि ज्ञानोदय की ओर बढ़ने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में निरंतर संलग्न होना आवश्यक है। ये अभ्यास हमें अहंकार से अलग होने और हमारी सच्ची आत्मा के रूप में पहचानने में मदद करते हैं। ज्ञानोदय की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी सीमित विश्वासों और आसक्तियों को छोड़ दें। इसमें न केवल नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना शामिल है, बल्कि उन पहचान और भूमिकाओं को भी छोड़ना शामिल है जिनसे हम जुड़ते हैं। इन परतों को छोड़कर हम अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और हमारे भीतर की दिव्यता के साथ जुड़ सकते हैं। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि ज्ञानोदय के मार्ग पर बिना शर्त प्रेम का महत्वपूर्ण महत्व है। बिना शर्त प्रेम हमें बाहरी रूपों के परे देखने और सभी प्राणियों की दिव्य आत्मा के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। बिना शर्त प्रेम का अभ्यास करके हम अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं और ज्ञानोदय के निकट आते हैं। अंत में हॉकिंस बताते हैं कि ज्ञानोदय एक पूर्ण समर्पण और जीवन की धारा पर विश्वास की अवस्था है। नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़कर और जीवन को अपनी गति से प्रवाहित होने देने से हम अनुग्रह और शांति की अवस्था में रह सकते हैं। ज्ञानोदय हमें अहंकार की सीमाओं से परे एकता और शांति का अनुभव प्रदान करता है और हमें अनंत प्रेम और ज्ञान के स्रोत के साथ जोड़ता है। इन अध्यायों के माध्यम से छोड़ने की शक्ति हमें उच्चतर अवस्थाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। स्वीकृति, वैराग्य, आभार, सहानुभूति, क्षमा और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम नकारात्मक भावनाओं को छोड़ सकते हैं और एक पूर्ण, संतुलित और ज्ञानमय जीवन जी सकते हैं। अध्याय 21 शांति। 21वें अध्याय में डेविड हॉकिंस शांति की गहरी अवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझाते हैं कि इस भावना को प्राप्त करने से हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। शांति एक गहरी आत्मीयता और संतुलन की भावना है जो हमें नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकारने के माध्यम से प्राप्त होती है। शांति की अवस्था में जीने से हमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और गहन संतोष का अनुभव होता है। शांति केवल संघर्ष या तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक भावना है जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होती है। हॉकिंस बताते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए स्वीकृति और वैराग्य का अभ्यास महत्वपूर्ण है। स्वीकृति हमें वास्तविकता के खिलाफ लड़ाई छोड़ने की अनुमति देती है, जबकि वैराग्य हमें नियंत्रण और स्वामित्व की आवश्यकता को छोड़ने में मदद करता है। शांति को विकसित करने के लिए दैनिक अभ्यासों को अपनाना महत्वपूर्ण है जो हमें केंद्रित और शांत बनाए रखते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें मन को शांत करने, तनाव को कम करने और हमारी आंतरिक भावना के साथ जुड़ने में मदद करता है। प्रत्येक दिन ध्यान के लिए समय निकालना हमें अराजकता के बीच भी शांति पाने में सहायता करता है। एक और उपयोगी तकनीक आभार का अभ्यास है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है और जिसके लिए हम आभारी हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके हम हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति की भावना को विकसित कर सकते हैं। आभार हमें हमारे जीवन में अतिरेक को देखने में मदद करता है और चिंताओं और परेशानियों को छोड़ने में सहायता करता है। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि सहानुभूति और क्षमा का अभ्यास शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सहानुभूति हमें दूसरों और खुद के साथ एक गहरे और प्रेमपूर्ण तरीके से जुड़ने की अनुमति देती है। क्षमा, चाहे वो स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति, हमें द्वेष और क्रोध से मुक्त करती है, जिससे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। अध्याय 22 ज्ञानोदय। अंतिम अध्याय में हॉकिंस ज्ञानोदय की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एक उच्चतर चेतना और ब्रह्मांड के साथ एकता की अवस्था है। ज्ञानोदय नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और अहंकार को पार करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस अवस्था में हम अस्तित्व के स्रोत के साथ एक गहरे और सीधे संबंध का अनुभव करते हैं और हम शांति और सद्भावना के साथ होते हैं।
ज्ञानोदय अचानक प्राप्त होने वाला लक्ष्य नहीं है, बल्कि जागृति और चेतना के विस्तार की एक क्रमिक प्रक्रिया है। हॉकिंस सुझाव देते हैं कि ज्ञानोदय की ओर बढ़ने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में निरंतर संलग्न होना आवश्यक है। ये अभ्यास हमें अहंकार से अलग होने और हमारी सच्ची आत्मा के रूप में पहचानने में मदद करते हैं। ज्ञानोदय की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी सीमित विश्वासों और आसक्तियों को छोड़ दें। इसमें न केवल नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना शामिल है, बल्कि उन पहचान और भूमिकाओं को भी छोड़ना शामिल है जिनसे हम जुड़ते हैं। इन परतों को छोड़कर हम अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और हमारे भीतर की दिव्यता के साथ जुड़ सकते हैं। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि ज्ञानोदय के मार्ग पर बिना शर्त प्रेम का महत्वपूर्ण महत्व है। बिना शर्त प्रेम हमें बाहरी रूपों के परे देखने और सभी प्राणियों की दिव्य आत्मा के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। बिना शर्त प्रेम का अभ्यास करके हम अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं और ज्ञानोदय के निकट आते हैं। अंत में हॉकिंस बताते हैं कि ज्ञानोदय एक पूर्ण समर्पण और जीवन की धारा पर विश्वास की अवस्था है। नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़कर और जीवन को अपनी गति से प्रवाहित होने देने से हम अनुग्रह और शांति की अवस्था में रह सकते हैं। ज्ञानोदय हमें अहंकार की सीमाओं से परे एकता और शांति का अनुभव प्रदान करता है और हमें अनंत प्रेम और ज्ञान के स्रोत के साथ जोड़ता है। इन अध्यायों के माध्यम से छोड़ने की शक्ति हमें उच्चतर अवस्थाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। स्वीकृति, वैराग्य, आभार, सहानुभूति, क्षमा और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम नकारात्मक भावनाओं को छोड़ सकते हैं और एक पूर्ण, संतुलित और ज्ञानमय जीवन जी सकते हैं।